नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। नाम बड़े और दर्शन थोड़े। यूपी में चुनाव अवसर पर है, लेकिन सरकारी मशीनरी विकास की योजनाओं पर कुंडली मारे बैठी है। ये हम नहीं कहते, ये सरकारी रिकॉर्ड और आंकड़े कहते हैं। वित्तीय स्वीकृतियां जो जारी होती हैं उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जो बजट पेश हुआ था उस बजट का मात्र 19% ही सरकारी विभाग अब तक खर्च कर पाए हैं। 5 विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक पाई भी खर्च नहीं की है। बड़ी हैरत वाली बात है कि पंचायती राज विभाग, नगर विकास, रोजगार, बाल विकास, पुष्टाहार, पशुपालन, आयुष विभाग, ये लोग जो बजट के पूंजीगत मद में पैसा मिलता है उसमें एक चवन्नी यानी एक ढेला तक नहीं खर्च कर पाए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सरकार ने किसानों की आय दुगुना करने का संकल्प लिया था उसने अपने 5वें साल के बजट में मात्र 1.57% ही पैसा खर्च किया है, यानी कि 2% पैसा भी वो पूंजीगत बजट का नहीं खर्च कर पाए हैं। और बात करते हैं किसानों की आय दुगुना करने की। यूपी में इस बात का बहुत ढोल पीटा गया था कि हमने 5,81,000 करोड़ का बजट, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हमने पेश किया है। लेकिन जब पैसा खर्च करने की बात आती है तो वहाँ पर विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। प्रदेश का ग्राम विकास महकमा इकलौता ऐसा विभाग है जिसने इस पूंजीगत मद में 20% धन खर्चा किया है, बाकी सब इसके नीचे हैं। मुख्यमंत्री के सामने जब ये आंकड़े रखे गए तो वो बेहद नाराज हुए इन विभागों से। हालांकि अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एपीसी आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो 6 महीने में कुछ ऐसे कामों की रिपोर्ट देगी जो इनको पूरा किया जा सकता हो और तेजी से जिन पर पैसा खर्च किया जा सकता हो। इस कमेटी में आलोक सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री के एसीएस एसपी गोयल और वित्त विभाग की एसीएस राधा एस चौहान ये शामिल हैं। सरकार विकास के तमाम दावे करती है, लेकिन ये आंकड़े उसको मुंह चिढ़ाते हैं। जनता भले इस पर ध्यान न दे, लेकिन ये दर्शाता है कि अफसर भयंकर लापरवाही कर रहे हैं और वो मनमाना काम कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा उसके बजट का आकार है, लेकिन इन सब से क्या फ़ायदा जब उसका पूरा लाभ जनता को ना मिले। तो सच्चाई क्या है ये आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। न किसान को फ़ायदा हो रहा है, न नगरों को फ़ायदा हो रहा है, न नौजवान को। तो आखिर इन सब कवायद, कसरत और ये सब आंकड़ेबाजी के पीछे मकसद क्या है? सरकार चुनावी साल में है, वो कोई झटका और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और अफसर हैं कि उसे इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाने में तुले हैं। एक कदम नहीं बढ़ने देते, बीमार बनाकर छोड़ेंगे, बिस्तर से उठने नहीं देते, विकास का पहिया चलने नहीं देते। तो कुल मिलाकर यह है कि सरकारें जब तक समझती हैं तब तक ब्यूरोक्रेसी उनको बहुत बड़ा डेंट लगा चुकी होती है। प्रदेश के सबसे चर्चित विकास प्राधिकरण में सरकार ने पिछले दिनों एक नौजवान अफसर को कमान थमा दी। 2014 बैच का ये आईएएस अफसर अभी किसी जिले में डीएम भी नहीं रहा है। उसकी नौकरी भी 6-7 साल के लगभग की है, लेकिन सरकार ने उसे एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, विकास का आईना यहीं से, विकास के सारे खाके यहीं से सब खींचे जाते हैं। सरकार ने पिछले दिनों आईएएस अधिकारी
अभिषेक प्रकाश को एलडीए बीसी पद से हटाकर अक्षय त्रिपाठी को एलडीए का नया बीसी बनाया है। अक्षय त्रिपाठी में ऐसी क्या खासियत है कि उनको इतना बड़ा पद सरकार ने दिया? अक्षय लखनऊ के ही रहने वाले हैं, बीटेक की डिग्री धारक हैं और अपनी छोटी सी नौकरी में ईमानदारी के लिए वो विख्यात हो चुके हैं। अयोध्या और कानपुर नगर में वो सीडीओ रहे हैं और अभी तक वो कानपुर के नगर आयुक्त थे पिछले 2 सालों से। अचानक से उनका नाम एलडीए बीसी के लिए सामने आया, जिस पद के लिए बहुत बड़े बड़े नाम चलते रहते हैं, जो कई कई जिलों में डीएम रह चुके होते हैं, वो लोग आते हैं इस पद पर। लेकिन माना यह जा रहा है कि एयरपोर्ट लिंक प्रोजेक्ट से लेकर तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे और तत्कालीन बीसी अभिषेक प्रकाश के समय में इन सब में काफ़ी पेच फंस रहा था। उनके पास लखनऊ के डीएम का चार्ज होने के साथ साथ एलडीए बीसी का भी चार्ज था। राजधानी में अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई थी। सरकार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट रुके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चुनावी साल में उसके पास लखनऊ में भी दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जो एयरपोर्ट से सीधे लिंक प्रोजेक्ट बनना था, उसमें अड़ंगेबाजी के चलते पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को मीटिंगें करनी पड़ी, हस्तक्षेप करना पड़ा, मुआवजे को लेकर विवाद फंसा रहा। एलडीए में जब से ऐप लागू हुआ तब से सड़कों का विकास भी ठप सा है, सड़कें नहीं बन पा रही, जगह जगह सड़कें टूटी हैं। इन सब चुनौतियों से नए बीसी को निपटना है। अक्षय त्रिपाठी शांत हैं, सरल हैं, ईमानदार वो इसलिए कहे जा सकते हैं कि अब तक जहां तक रहे हैं उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। एक नौजवान अफसर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वह अवैध निर्माण से निपटे, वो बजट होटल बनाए, वो सड़क भी बनाए और वो एयरपोर्ट तक का रास्ता क्लियर करे। अक्षय ने 1 महीने के भीतर आते ही अवैध निर्माण को खुद खड़े होकर तोड़वाने का संकल्प लिया है। हर जोन में वो 2 निर्माण तोड़वाएंगे। सील बिल्डिंगों के लिए वो एक मॉनिटरिंग ऐप बनाने जा रहे हैं, जिससे चोरी छुपे अगर वहाँ काम होता है तो जियो टैगिंग के माध्यम से वो बिल्डिंगें पकड़ी जाएंगी। एलडीए में बाबुओं की मनमानी ये थी कि 5-5 हज़ार फाइलें गायब हो जाती थी। इस फाइलों के रहस्यमयी लापता होने, लूट खसोट को ख़त्म करने के लिए अब एक ई फाइलिंग सिस्टम तेज़ी से लागू किया जा रहा है। अपने छोटे से कार्यकाल में बड़ा लक्ष्य लेकर उतरे अक्षय त्रिपाठी ने 1 महीने में एलडीए बीसी के रूप में बिना बोले बहुत सारी चर्चाएं और नाम हासिल किया है। जहां बड़े बड़े बिल्डरों के स्टेक लगे हों, जहां अवैध निर्माण की बाढ़ हो, जहां भ्रष्टाचार आकंठ तक हो और जहां पूरी सरकार बैठती हो और सबकी निगाह हो, ऐसे पद पर एक नौजवान अफसर कुछ नया संकल्प लेकर चमत्कार करने निकला है। उसके इस मनोबल को और मजबूती मिलनी चाहिए और साथ ही जनहित में लिए गए निर्णयों के लिए उसकी सराहना होनी चाहिए। तो अक्षय त्रिपाठी को बहुत शुभकामनाएं हैं कि लखनऊ में वो इस शहर को सजाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आईपीएस अफसरों के लिए कप्तान की कुर्सी बड़ी रोचक होती है। अगर एक दिन के लिए भी ये कुर्सी हट जाए तो फिर वो अफसर किसी तरह से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, तमाम परिक्रमा करता है, तमाम लोगों से सिफारिशें लगाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में कप्तान की कुर्सी पर कोई टिक नहीं पा रहा है। गोरखपुर में पिछले 4.5 साल में 7 कप्तान बदले गए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण कुर्सी है, बड़ा जिला भी है, मुख्यमंत्री भी वहीं रहते हैं, तो आए दिन उनके दौरे भी लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि कप्तानों की कार्यशैली मुख्यमंत्री के कानों तक सीधे पहुंचती है। योगी जैसे सख्त मुख्यमंत्री के रहते गोरखपुर के पुलिस कप्तान को बहुत सारे इधर उधर के काम करने के अवसर नहीं मिल सकते। लेकिन कुर्सी तो कुर्सी है। इस कुर्सी पर अगर सुनील गुप्ता को छोड़ दें
तो वो 1.5 साल से ज़्यादा गोरखपुर के एसएसपी रहे। तो दूसरे पुलिस कप्तानों का औसत 5 महीना 6 महीना बैठता है। कुछ पुलिस कप्तान तो 3-3 महीने में हट गए। आखिर गोरखपुर में एसएसपी की कुर्सी में ऐसा क्या है? ये मामला तब प्रकाश में आया जब पिछले दिनों दिनेश कुमार पी को हटाकर उनकी जगह विपिन तांड़ा को नया पुलिस कप्तान गोरखपुर का बनाया गया। योगी सरकार आने के बाद से विपिन तांड़ा गोरखपुर के 7वें पुलिस कप्तान हैं। योगी सरकार जब बनी थी तो 28 अप्रैल 2017 को आरपी पांडे गोरखपुर के पहले एसएसपी बनाए गए थे, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद 3 महीने बाद उनकी विदाई हो गई और सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज नए एसएसपी बने। वो भी करीब 6-8 महीने एसएसपी रहे। उसके बाद सलभ माथुर आए। सलभ माथुर भी 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद सुनील गुप्ता 2018 में गोरखपुर के एसएसपी बने और वो करीब 1.5 साल से ज़्यादा इस पद पर रहे। सुनील गुप्ता सरल अफसर माने जाते थे, मीडिया के लिए भी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी। मुख्यमंत्री के दौरे सप्ताह में लगभग एकाध होते हैं गोरखपुर में, और ऐसे में एसएसपी क्या डीआईजी, आईजी, एडीजी सबके लिए चुनौती रहती मुख्यमंत्री का दौरा। सुनील गुप्ता के बाद जोगिंदर कुमार गोरखपुर के एसएसपी बने, लेकिन वो भी 3-4-5 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाए। उसके बाद दिनेश कुमार पी करीब 3-3.5 महीने का उनका कार्यकाल रहा। अब विपिन तांड़ा को नया चार्ज मिला है। अब ये देखना होगा कि ये एसएसपी कितने दिन गोरखपुर में ठहरते हैं। तो कुछ कुर्सियां रहस्यमयी होती हैं, वो घूमती रहती हैं, बैठने वाले तो आतुर रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये कुर्सी पर जाने के बाद कितने दिन टिकेंगे। लेकिन कप्तान तो कप्तान होता है। सारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो ज़िले में रौब दाब है, जो सरकारी तंत्र की व्यवस्था है, उसका सारा उपभोग और आनंद वो तो लेते हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का ज़िला है तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, और हो सकता है कि कई बार मातहतों की कारगुजारी के चलते एसएसपी को किरकिरी का सामना करना पड़ता हो। तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। यूपी में विधायक मंत्री बनने की आस में थे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार है कि वो खींचता ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब ये आस टूट गई है। लेकिन जो मंत्री नहीं बन पाए वो इससे संतुष्ट हो सकते हैं कि हमें नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिला। यूपी में पिछले दिनों जो बीजेपी में मंथन हुआ, दिल्ली के नेता लखनऊ आए, लखनऊ के नेता मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रभारी दिल्ली गए, तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन उसका जो हल था, उसका जो असर था, वो ज़मीन पर अभी सीधा नहीं दिखा। खासतौर से 2 मामलों में तो हम ये कह सकते हैं। पहला, 4 लोगों को राज्यपाल द्वारा एमएलसी पद पर मनोनीत होना है, उसमें अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई नाम सामने नहीं आया, कोई राय नहीं बन पाई। दूसरा, ये माना जा रहा था कि योगी जी जब दिल्ली से लौटे तो उसके बाद अब किसी भी समय मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान हो जाएगा, और उस ऐलान में कुछ ऐसे मंत्री भी बनने थे जो ये 4 एमएलसी बनाए जाने थे, इनमें से उनका नाम भी था। बीजेपी और सरकार दोनों इसके पक्ष और विपक्ष, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों पहलू देख रही है। जो लोग मंत्री बनाए जाएंगे वो तो खुश होंगे, लेकिन जो नहीं बनेंगे वो नाराज हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। इससे बचने के लिए भी पार्टी ने शायद अब इस मामले को छोड़ दिया है। वैसे जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आई थी तो ये हुआ कि 4 एमएलसी पहले बनाए जाएंगे, जिनमें जितिन प्रसाद का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आ रहा था, रामचंद्र प्रधान का आ रहा था, और कई सारे नाम उसमें संजय निषाद के भी थे, ओबीसी से और 1-2 नाम थे, एससी कैटेगरी से कुछ नाम थे। जो लोग मंत्री बनने की लिस्ट में थे उनमें कहा जा रहा था कि जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाएगा, संजय निषाद भी मंत्री बन सकते हैं,
विद्यासागर सोनकर को मंत्री बनाया जा सकता है और अरविंद कुमार शर्मा का भी नाम कैबिनेट मंत्रियों की सूची में था। तमाम कयास लगते रहे, दिन गुजरते गए, इंतज़ार बढ़ता गया, लेकिन ना लाल बत्ती मिली और न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। फिलहाल ऐसा लगता है कि पार्टी ने अब ये विचार त्याग दिया है, इस चर्चा पर विराम लग गया है। लेकिन पार्टी में एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि नहीं, अभी कुछ भी संभावना है, मंत्री पद तो 2 दिन के लिए भी मिल जाए तो बहुत मज़ा है। ये ज़रूर है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता तो सरकार चाहती तो 1 दर्जन लोगों को समायोजित कर सकती थी और तमाम सारे नए लोगों को भी मौका मिल जाता मंत्री बनने का। लेकिन अब वो आशा निराशा में बदल चुकी है। सरकार और संगठन दोनों ने इस चर्चा पर विराम लगाने का मन बना लिया है। बीजेपी ने शायद ये भांपा कि जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा उनकी नाराज़गी आगे चलकर झेलनी पड़ सकती है। चुनौतियां कई सारी हैं। एक तो ओबीसी की चुनौती है, किसान अलग से आंदोलन कर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तमाम सारी बातों को लेकर शायद बीजेपी इस विचार को त्याग चुकी है। लेकिन उनका क्या, जो मंत्री बनने का सपना सजोए थे वो निराश हैं। 5 साल सरकार को होने वाले हैं, बड़ी हसरतें थी। 15 साल बाद सरकार आई थी कि जब अपने दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे तो लाल बत्ती से सुशोभित होंगे। बहरहाल अब वो सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया और अब यही है कि अगली बार फिर दोबारा सरकार बने तो हो सकता है कहीं जुगाड़ फिट हो। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि ठा से ठाकुर और ठा से ठक ठक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल 2 ठाकुरों के बीच सियासी संग्राम चल रहा है। एक ठाकुर सत्ता पक्ष का है और दूसरा ठाकुर विपक्ष का है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की। दोनों ठाकुरों के बीच युद्ध घमासान हो चला है। जुबानी जंग काफ़ी तेज है, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा और नोटिस तक की बात आ गई है। ये मामला उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के राज्य पेयजल मिशन से जुड़ा है, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंत्री महेंद्र सिंह को कटघरे में खड़ा किया। उनका आरोप है कि बुंदेलखंड में हर घर जल नल योजना के जरिए जो पाइपलाइन सप्लाई डाली जा रही है उसमें काम ठीक नहीं हो रहा है। जिस कंपनी को काम दिया गया है वो कंपनी दागी है। संजय सिंह ने तमाम कागज़ दिखाए, दस्तावेज दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री लगातार मोर्चा संभाले हैं। उनके प्रमुख सचिव ने भी सांसद संजय सिंह को नोटिस भेजा है और जिस कंपनी पर आरोप लगा था उसने भी संजय सिंह को नोटिस भेजा है। महेंद्र सिंह पिछले 4.5 साल में अपने कार्यकाल में बेदाग नजर आते रहे, लेकिन संजय सिंह के हमले से वो पूरी तरह तिलमिला गए हैं। उन्होंने संजय सिंह को अनपढ़ और तमाम सारे उनके आरोपों को खारिज किया, साथ ही उनको मानहानि का नोटिस भी भेजा। हालांकि संजय सिंह यहीं नहीं रुके हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह की शिकायत बाकायदा लोकायुक्त से कराई है और चेतावनी दी है कि वो नोटिस का जवाब अब कोर्ट में देंगे, वो अपनी ओर से इसका जवाब नहीं भेजेंगे। यूपी में चुनाव के कुछ महीने बचे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन 2 ठाकुर नेताओं के बीच ये जो सियासी युद्ध शुरू हुआ है ये प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ठाकुर सुल्तानपुर का रहने वाला है और दूसरा प्रतापगढ़ का। महेंद्र सिंह बीजेपी के बेहद कद्दावर नेताओं में हैं। वो बीजेपी में बहुत नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं और राष्ट्रीय फलक तक वो गए हैं। संजय सिंह भी पटरी के दुकानदारों की, गरीब गुरबा रिक्शे वालों की राजनीति करते करते अचानक दिल्ली में चमक उठे और केजरीवाल के बेहद करीबी बन गए। एक योगी का करीबी है, दूसरा केजरीवाल का। दोनों के साथ एक एक मुख्यमंत्री हैं। हालांकि राज्य छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन
चुनावी समर में इस मौके पर सब जायज है ऐसा लगता है। बहरहाल जल जीवन मिशन के इस भ्रष्टाचार के आरोपों के बहाने आम आदमी पार्टी ने सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री को जमकर घेरा है। सरकार के मंत्री के साथ साथ उनके अफसर और उनके विधायक भी इस मामले में जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल जो सरकार और जो मंत्री अब तक बेदाग थे उनके ऊपर विपक्ष के एक नेता ने गंभीर आरोप मढ़े। ये लड़ाई सियासत में किसी को सजा दिला पाएगी, किसी के ऊपर मुकदमा चलवा पाएगी, ये बात की बात है। ये लड़ाई तत्कालिक तौर पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की है और इसमें सत्ता पक्ष स्वाभाविक रूप से जब उस पर गंभीर आरोप लगेंगे ऐसे तो वो कमज़ोर होता नज़र आता है। विपक्ष के लिए ये एक अवसर है, ये हमले का मौका है जो संजय सिंह लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी में ठाकुरों की लड़ाई अचानक से चर्चा में आई है। हालांकि इससे पहले संजय सिंह ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते रहे उत्तर प्रदेश में और उससे सरकार काफ़ी परेशान भी रही। खुशी दुबे के मामले में संजय सिंह ने कई महीने तक आंदोलन चलाए रखा और सरकार को वो घेरते रहे, लेकिन ब्राह्मणों के बाद अब ठाकुरों पर यह पहली बार ये लड़ाई शिफ्ट हुई है। बहरहाल इस लड़ाई को लेकर सत्ता के गलियारों में कई तरह की बातें हैं। बीजेपी में ही कुछ लोग इस लड़ाई को बेहद रोचकता से सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, लेकिन दोनों ओर से जताया ऐसा जा रहा है कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक दूसरे को अंतिम दम तक कहा जाए कि आखिरी जगह पर छोड़कर आएंगे। राजनीति के इन दो दिग्गजों के बीच जातीय और विभागीय लड़ाई के बीच ओलंपिक में भारत ने मेडल भी जीता है और वो भी भाला फेंक में। ऐसे में वाहिद अली वाहिद की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, इनके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि कब तक वो संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तेरे मेरे दिल पर ताला राम करे ये ताला जाए, और तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। तो बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।